अगला टॉपिक है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग किसी भी दो वेक्टर को एट डिफरेंट एंगल पे कैसे ऐड करेंगे सीखेंगे। क्योंकि हम लोग ने पिछले टॉपिक में क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होगा तो कैसे ऐड करेंगे, लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर मान लीजिए कि 90 के अलावा कोई अदर एंगल हुआ तो कैसे ऐड करेंगे। 30 पे हुआ, 45 पे हुआ, 60 पे हुआ, 90 पे, 80 पे, तो कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए ऐसे डिफरेंट एंगल को सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जो पहला लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, पैरेललोग्राम लॉ को शॉर्टकट में पैरेललोग्राम बना दिया। और तीसरा जो लॉ है वो पॉलीगन रूल। पॉलीगन रूल जो है ये दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करता है, इसलिए इसका नाम पॉलीगन रूल है। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन डिस्कस करेंगे, फिर पैरेललोग्राम लॉ, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, पॉलीगन रूल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में। पहला तो बात है यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ लॉ, तो पहले लॉ समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिर ध्यान देंगे कि इस लॉ में ऐसा क्यों है, कि क्यों ऐसे लॉ को बनाया गया। ठीक है, तो कंसेप्ट बाद में, पहले लॉ को यूज करना सीखते हैं, लॉ को समझते हैं पहले। ठीक है, और इसके पहले अगर कोई दिमाग में ख्याल या बात आता है तो उसको सोचेंगे भी नहीं। लॉ समझ में आ गया, बस आ गया, क्यों ऐसे हुआ नहीं सोचेंगे, क्यों ऐसे हुआ वो उस लॉ को जानने के बाद हम समझेंगे क्यों ऐसा हुआ। अब देखिए, अब क्या है, मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो ट्राइंगल लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल लॉ क्या बताया, ट्राइंगल लॉ बताया कि अगर किसी ट्राइंगल का दो साइड एक वेक्टर हो, मतलब कि ये भी साइड एक वेक्टर है और ये भी साइड एक वेक्टर है, और वो दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हो। व्हाट यूज कीजिए, देखिए ट्राइंगल का दो साइड वेक्टर है और वो सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सेम ऑर्डर का मतलब होता है सेम डायरेक्शन नहीं। कुछ लोग सोचते हैं क्या कि सेम ऑर्डर का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर एक वेक्टर उस क्लोज सर्कल में या क्लोज ट्रायंगल में या क्लोज स्क्वायर में क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। लेकिन अगर मान लीजिए एक क्लॉकवाइज चल रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। अब गौर कीजिए, अगर ये क्लोज साइड है तो ये वेक्टर ए कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना, और बी भी कैसे जा रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ए और बी दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे ए और बी दोनों वेक्टर का डिफरेंट मैग्नीट्यूड होने के बाद भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेम ऑर्डर ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल में है और दोनों सेम ऑर्डर में है, तो ट्रायंगल का तीसरा साइड, ट्रायंगल लॉ में जाके बोल रहे हैं, किसी ट्रायंगल का दो साइड अगर दो वेक्टर हो सेम ऑर्डर में, तो ट्रायंगल का तीसरा साइड जो ट्रायंगल को क्लोज कर दे, देखिए मान लीजिए दो मैंने बनाया, अभी ये ओपन है, अभी इसके बारे में मैंने बात नहीं किया, तो ट्रायंगल को क्लोज करे अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में, तो ट्रायंगल का तीसरा साइड वो अपोजिट ऑर्डर वाला साइड उन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। तो रूल के मुताबिक यहाँ पे r जो है वो क्या हो गया, r जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर a प्लस b है। क्यों, क्योंकि r जो है वो रिजल्टेंट बताया जा रहा है लॉ के हिसाब से, तीसरा साइड जो होगा उन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये अब सवाल है सर अगर ट्रायंगल ऐसा होगा तो भी वही बात है, किसी ट्रायंगल का दो साइड अगर वेक्टर और सेम ऑर्डर में हो तो अपोजिट ऑर्डर वाला उन दोनों क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। ये देखिए अभी हम लोग लॉ में जो देखा सिर्फ ये बताया गया कि वेक्टर का वो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, ऐसा कुछ हम लोगों ने बात नहीं किया, बस यही लॉ है। ठीक है, अब इसको आप क्लियर कर लीजिए, सर अपोजिट रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट ऑर्डर में क्यों, तो आप इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए, एक वेक्टर का एग्जांपल। मैं बेसिक जो सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आपको आसानी से क्लियर कर देगा वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस केस को समझने के लिए, हर केस को समझने के लिए एक होता है ना स्पेसिफिक पॉइंट जो जिससे आसानी से होगा। आप इसको अगर फोर्स से समझेंगे तो अच्छे समझ में नहीं आएगा, वेलोसिटी से नहीं आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से समझ में आएगा। और अगर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई हो रहा है तो बाकी वेक्टर्स के लिए भी अप्लाई होगा। हम लोगों ने पहले भी देखा वेक्टर ऑफ लॉ ऑफ एडिशन या कोई भी लॉ वेक्टर के लिए एक के लिए होगा, वो सारे वेक्टर के लिए होगा, ऐसा नहीं सबके लिए अलग अलग होगा। तो मैं अगर मान लेता हूँ, सपोज कर लीजिए कि हम आप में से कोई भी एक आदमी यहाँ पर है, ठीक है, वो पहले कितना चला, ए चला, कितना लेंथ चला, ए मैग्नीट्यूड चला, फिर उसका तो कितना चला, वो बी चला। तो ऐसा करने के बाद वो यहाँ था, फाइनली यहाँ है, इतना घूम फिर के रिजल्टेंटली वो कितना चला, वो इतना ही चला ना, फाइनली यहाँ था वो यहाँ है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ। क्लियर है, तो पार्टिकल पहले यहाँ था और अब यहाँ पर है, तो आप क्या बोलेंगे कि अब वो यहाँ पर है, तो वो यहाँ पे जाने के लिए वो बहुत तरीके से जा सकता है। हो सकता है वो इतना घूम फिर के जा रहा है और घूम फिर के जाए,
लेकिन फाइनली जहाँ तो रिजल्टेंट इतना ही ना, हमको डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वो ऐसे चला या कैसे भी चल के यहाँ पहुंचा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, यही ना होगा। तो रिजल्टेंट तो ये होगा, मतलब कि अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा अगर एक साथ करेंगे ए और बी एक साथ, तो ए और बी एक साथ वेक्टर नहीं होगा। मैंने बताया था वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो ए का डायरेक्शन अलग है, बी का डायरेक्शन अलग है। तो ए और बी को आप अगर एक साथ कंसीडर करेंगे तो दो डायरेक्शन हो गया, देखो वेक्टर नहीं होगा। देखो ए से ये पूरा भी डिस्टेंस हो गया, ए से ये पूरा भी क्या हो गया, डिस्टेंस, है ना। लेकिन अगर आप तोड़ देंगे, देखिए तोड़ेंगे, ये एक डिस्प्लेसमेंट, ये एक डिस्प्लेसमेंट, आप दो बार डिस्प्लेस किए तो फाइनली नेट इतना डिस्प्लेस किए, तो इन दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप चले तो फाइनली आप नेट इतना चले, समझिए ना। तो आप ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चले, बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चले, तो मतलब आप क्या चले, फाइनली रिजल्टेंट आर रिजल्टेंट इतना वेक्टर चले। तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, ये लेंथ इतना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अब चले, और डायरेक्शन क्या होगा ये, तो ये डायरेक्शन तो अपोजिट ऑर्डर में ही है ना, इसके अपोजिट ऑर्डर में ही है ना। सपोज कर लीजिए आप ए चले, बी चले और वापस यही आ गए, तो आप रिजल्टेंट कितना चले, 0 चले, है ना। तो अगर आप मान लेते हैं कि रिजल्टेंट भी सेम ऑर्डर में हो तो रिजल्ट तो आएगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए रिजल्टेंट क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर में। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं आप बोल रहे हैं कि ए चले, फिर बी, और फिर सी, वापस यहाँ आ गए, रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे स्टार्ट किए, फिर यहीं पे है, इस पॉइंट के बीच कोई लेंथ ही नहीं है, कोई लेंथ नहीं तो कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आप ए वेक्टर चले और बी वेक्टर चले और सी वेक्टर चले, तो रिजल्टेंट में आप क्या चले, 0 चले, है ना, चले ना। तो अब आप बताइए, देखिए अब आप बताइए, समझिए अपना इस बात को। अच्छा ये रिजल्टेंट निकल गया, ठीक। उसी तरह से आप ए गए, बी गए, और तो ये रिजल्ट कितना गए, आर गए, ठीक है। अब समझिए, अगर आपको रिलेशन निकालना है सी और आर में, सी और आर में रिलेशन निकालना है, तो आप पहले ही जानते हैं कि सी आर में क्या रिलेशन है। सी जो है वो आर के इक्वल वैल्यू में है, क्योंकि अगर ये वही ए है, ये वही बी है, तो ये लेंथ क्या होगा, सेम होगा ना। तो सी का मैग्नीट्यूड आर के मैग्नीट्यूड से इक्वल है। लेकिन एक चीज का फर्क है, सी का डायरेक्शन उल्टा है आर के डायरेक्शन का। सी का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है आर के डायरेक्शन का, है ना। देखिए मैं ट्रायंगल लॉ से निकल के थोड़ा सा एप्लीकेशन बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल में। तो सी का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है आर के डायरेक्शन का। तो अगर चाहेंगे अपने दिल से आंसर देने का, तो आर का वैल्यू क्या होगा, सी के वैल्यू इक्वल होगा। लेकिन आप अगर वेक्टर टर्म में बात करें, दोनों इक्वल नहीं होगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अब यहाँ क्या लगाना होगा, माइनस। मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ या वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी या वेक्टर सी, ठीक है। बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। तो आर इज इक्वल टू माइनस सी होगा, वो सी नहीं होगा। तो देखिए इसको मैं प्रूव करता हूँ। देखिए ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, आर है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू माइनस सी आ गया। मतलब कि ये सी जो है उन दोनों का अपोजिट है। तो आप इसको लॉजिकली समझेंगे क्या, समझिए, जब ए चले बी चले तो फाइनली आप कितना चले, आर चले, ठीक है ना। और जितना प्लस चले उतना ही आप फिर वापस माइनस चल दिए, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो आप कितना चले, यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है। और आप जितना प्लस चले वापस आप उतना ही माइनस आ जाइएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अभी अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे रिजल्टेंट, अभी अगर पूछते हैं आपसे हम कि रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, a प्लस बी। कितना होगा, a प्लस बी, ये रिजल्टेंट है। अगर उस a प्लस बी में हम एक उल्टा वेक्टर ऐड कर दें जो इसका अपोजिट हो, तो देखिए c का वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ से c का वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी आएगा। देखिए इसको मैं वहां ले गया तो माइनस से माइनस बी, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया। तो c जो है a प्लस बी का उल्टा वैल्यू है। तो आप जब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो आप टोटल कितना गए, आप टोटल यहाँ से यहाँ गए a प्लस बी गए, है ना। लेकिन अगर आप फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आ गए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इधर दिखा रहा हूँ, जगह नहीं वहाँ पे, तो अब कितना है, a प्लस बी का उल्टा है, तो a प्लस बी का उल्टा है, यहाँ क्या आ गया, माइनस। तो अगर a प्लस बी में आप a माइनस बी जोड़ देंगे तो क्या 0 नहीं आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो रिजल्टेंट r आ रहा है, प्लस बी इक्वल टू r, ये जो r आ रहा है उसमें आप c जोड़ देंगे, r में क्या जोड़ दिए, देखिए यहाँ पे r में c जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि r और c दूसरे का अपोजिट है। r का मतलब है a प्लस बी और c का मतलब क्या है, माइनस a प्लस बी। तो आप अगर ऐसे भी सोचेंगे तो भी कैंसिल आएगा। r का वैल्यू क्या है, a प्लस बी, ऐसे भी सोच सकते हैं। और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है a प्लस बी का उल्टा, मतलब माइनस। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस,
इसका मतलब जितना आपने चला था, जितना मेहनत करके बेचारा आप यहाँ तक पहुंचे थे, फिर उल्टा उतनी ही चल दिए, उसमें उल्टा उतनी ही चल दिए, तो रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट आ गया 0। देखिए फिर से मैंने 0 प्रूफ कर दिया। तो आप चारों तरफ जैसे भी सोच सकते हैं, सोचेंगे आंसर घूम फिर के वही आएगा। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया कि आप ए गए, बी गए, मतलब आप ए प्लस बी गए, वापस आप इतना आ गए, तो कितना आ गया? माइनस ए माइनस बी। तो क्या हो गया? सॉरी, माइनस ए प्लस बी, तो रिजल्ट क्या हो गया? 0। तो आज की बात याद रखना है, किसी भी ट्रायंगल में फाइनल कंक्लूजन हम ए चलेंगे, बी चलेंगे, वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जितना यहाँ पहुंचे उतना ही फिर आप उल्टा कर दिए। तो यहाँ पहुंचने का मतलब ए प्लस बी चलना, ठीक है, या आर चलना। यहाँ वापस लौट जाने का मतलब माइनस ए प्लस बी चलना, या मतलब माइनस आर चलना। तो सी इक्वल टू क्या है? माइनस आर, या आर इक्वल टू क्या है? माइनस सी। समझ रहे ना? तो आज के बाद कभी भी किसी पॉइंट पे वेक्टर स्टार्ट करेंगे, वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो क्लोज कर देंगे पूरा, सब क्लॉकवाइज कर देंगे, सब क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रिजल्टेंट क्या होता है? अपोजिट ऑर्डर में होता है। समझ रहे ना? इस बात को समझना जरूरी है। तो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन था। अब बात है कि सर पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन क्या करेंगे। देखिए, अब पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन आप समझेंगे तो इसको और आसान लगेगा आपको, क्योंकि ये इजी भी है थोड़ा ट्रायंगल ऑफ से। ट्रायंगल ऑफ एडिशन इजी है ये भी, लेकिन क्या होता है कुछ ना कुछ इसको अपने मन में ही जो है ना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं इसको, तो उसको समझना है इस बात को अच्छे से। अब देखिए अगला क्या है? पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। मैं एक ट्रायंगल को यहाँ पे रखता हूँ कंपेयर करने के लिए। ए बी और ये मैंने आर। ठीक है, अब पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन क्या है? तो पहले हम उसको बनाते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ समझ में आएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना मेरा। देखिए, यह है पैरेललोग्राम। अगर किसी पैरेललोग्राम का दो साइड, अगर किसी पैरेललोग्राम का दो साइड सेम ओरिजिन से दो वेक्टर हो, देखिए वहां पे ऐसा नहीं था, वहां सेम ऑर्डर था, सेम ओरिजिन नहीं था। देखिए, ए का ओरिजिन यहाँ है और बी का ओरिजिन यहाँ है, सेम ओरिजिन नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? सेम ओरिजिन हो गया। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का दो साइड सेम ओरिजिन से दो वेक्टर हो, मान लेते हैं इसको ए वेक्टर और मान लेते हैं इसको बी वेक्टर, तो फिर सेम ओरिजिन से जो डायगोनल जाएगा उस पैरेललोग्राम तक, वो दोनों का रिजल्ट होगा। ठीक है, वो दोनों क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो रूल के हिसाब से ए को जोड़ेंगे और बी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आर। ऐसा क्यों? बाद में, पहले समझिए। हो गया, आर निकल गया। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है एक डिफरेंस, माइंड का डिफरेंस। लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन अलग अलग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एकदम एक जैसा ही है, सब कुछ सेम है, सिर्फ तरीका, एक लॉजिक का फर्क है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी एक लॉजिक ऐड करने का तरीका है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी एक लॉजिक है जोड़ने का तरीका है। अब आप देखिए, अगर इसको देखेंगे तो आपको फील होगा कि अरे ये तो ओरिएंट किया हुआ पहले से, ए का टेल मिला हुआ है, बी का टेल मिला हुआ है ना, तो ये ओरिएंट किया हुआ है और रिजल्टेंट भी टेल से मिल रहा है। लेकिन ट्रायंगल ऑफ एडिशन में दिखता है क्या कि ए के हेड के साथ बी का टेल है और रिजल्टेंट का टेल है, तो कहीं ना कहीं ये बिखरा हुआ है, ये ओरिएंट किया हुआ नहीं है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें वेक्टर का ओरिएंटेशन दिखता है। अब अगर बात करते हैं ओरिएंटेशन का, अगर पूछता कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, तो आप ट्रायंगल यूज करेंगे पैरेललोग्राम, तो मैक्सिमम बच्चा जो है एंगल फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करेगा। इसलिए क्योंकि दो वेक्टर के बीच एंगल या तो टेल मिला के करते हैं हम लोग, या तो हेड मिला के, हेड टेल मिला के नहीं। और चूंकि ट्रायंगल में क्या हो जा रहा है, हेड टेल मिला हुआ है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन में एंगल निकालना डिफिकल्ट होगा, लेकिन पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन में एंगल निकालना आसान होगा। और साफ दिखाई दे रहा है ए और बी के टेल के बीच जो एंगल होगा वही इस केस का एंगल होगा। ये देखो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा इस केस के लिए क्या हो गया? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इस केस में ये थीटा दिया होता ए और बी के बीच, तो क्या आप इसको एंगल बिटवीन टू वेक्टर लिख पाते? नहीं लिख पाते ना, क्योंकि यहाँ पे ए का हेड और बी का टेल मिल रहा है, तो आपको एंगल निकालने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए ट्रायंगल तोड़ना पड़ता। अब वो ट्रायंगल है, तो देखिए आप ए को आगे बढ़ाएंगे,
को आगे बढ़ाने से ना ही ए का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही ए का डायरेक्शन और ना ही ए रोटेट हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम लोग फाइंड करते हैं एंगल तो टेल मिलाते हैं, और टेल ऐसे मिलाते हैं कि वेक्टर का रोटेशन ना हो, ओरिएंट करते हैं। तो मैंने ए को ओरिएंट कर दिया, यहाँ पे टेल मिला दिया, तो ये एंगल क्या बना उनके टेल के बीच 180 माइनस थीटा। तो यहाँ के हिसाब से एंगल क्या होता है, आंसर होता 180 माइनस थीटा, है ना। तो इसलिए क्या है कि लोग जो है ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करना पसंद नहीं करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं पैरेलल लॉ। अब देखते हैं कि जो लोग सोचते हैं या जो स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं वो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। आप एक बात को समझिए, ट्रायंगल ऑफ मेडिटेशन और पैरेलल ऑफ मेडिटेशन में कुछ फर्क ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है ओरिएंटेशन का। अच्छा आप देखिए थोड़ा सा, मैं पैरेललोग्राम लॉ के अंदर में आपको दिखाता हूँ ट्रायंगल लॉ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, और आपको ट्रायंगल में दिखाता हूँ पैरेललोग्राम लॉ। इसी को अरेंजमेंट करने से हो जाएगा। देखिए अगर आप बोलिएगा ये ए है तो हाँ चलिए ठीक है ए है, अच्छा ये बी है तो क्या इसको हम लोग बी लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि इसका वैल्यू आपस में सेम होगा। और अगर इसको हम लोग ऐसे डायरेक्शन दिखा दें, ऐसे डायरेक्शन दिखा दें सेम, यहाँ देखिए ऐसे, तो ये भी एकदम सेम होगा ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो अगर वो एरो मैं यहाँ पे शिफ्ट करके दिखा दूँ या फिर इसको यहाँ पे ले आऊँ मैं शिफ्ट करके, तो ये बी हो जाएगा ना। देखिए शिफ्ट हुआ है, रोटेट नहीं हुआ, शिफ्ट हुआ है, एकदम सामने पैरेलल, एकदम पैरेलल। देखिए ए और बी सेम ऑर्डर में हो गया, ए और बी सेम ऑर्डर में, और देखिए रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में है। तो देखिए आपको इसी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल लॉ, इस पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये है ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का दो साइड अगर सेम ऑर्डर में हो, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट ऑर्डर वाला क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ से अगर आप देखते हैं इसको तो भी रिजल्ट यही होता, और अगर आप ओरिजिन मिला देंगे तो भी रिजल्ट वही है। तो यहाँ ले गए तो ये पैरेललोग्राम लॉ बन गया सेम ओरिजिन, तब भी रिजल्ट वही है। यहाँ ले आए तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बन गया, तब भी रिजल्ट वही है। तो आप कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि आप ट्रायंगल लॉ से बात करें या फिर पैरेललोग्राम लॉ से, आंसर तो वही आएगा, जो आंसर है वो चेंज नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है कौन सा लॉजिक कौन यूज करना चाहता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल तुम लोग देख ही लिए, एक फोर्स यहाँ एक्ट करेगा, एक फोर्स यहाँ एक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीचों बीच होगा। तो ये तो आपको समझने के लिए पहले से मालूम है ये बात कि अगर एक ओरिजिन पे दो वेक्टर एक्ट करेंगे तो रिजल्ट कहाँ जाएगा, बीच से जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे ना। एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट है कि तुम इधर डिस्प्लेस हो 10 मीटर, एक चाहता है तुम 5 मीटर जाओ, तो रिजल्टेंट कितना डिस्प्लेस होंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये तुम लोग को आता ही है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो आप फिलहाल समझ गए हैं कि अब ट्रायंगल लॉ से भी r इक्वल टू a प्लस b लिखेंगे, और अगर पैरेलल यहाँ ले जाएंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से भी क्या लिखेंगे, a प्लस b। अब सवाल उठता है कि r का मैग्नीट्यूड क्या होगा और r का डायरेक्शन क्या होगा। तो r का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये लेंथ निकालेंगे, और r का डायरेक्शन निकालने के लिए हम ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल चलिए मानते हैं अल्फा, कि क्योंकि ये जितना एंगल बनाएगा यहाँ से ये वही उसका डायरेक्शन होगा, कितना एंगल बना के जा रहा है। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ये जो ट्रायंगल हम लोग सीख गए, कैसे पता चलेगा कि उस पैराग्राफ में कौन रिजल्टेंट है। तो ये जो लॉज है, लॉज से हमसे पता करते रिजल्टेंट कौन है, ये है कि ये है। तो लॉज से इसको चेक करने के लिए है कि रिजल्टेंट कौन सा साइड है। तो पहले आप ये कौन सा साइड रिजल्टेंट है आप ट्रायंगल लॉ से ही पता कर सकते हैं, ये कौन सा साइड रिजल्टेंट है या पैरेललोग्राम लॉ से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बात है कि जब पता चल गया कि ये साइड रिजल्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम उसको ड्राइव करेंगे। हम डेरिवेशन पैरेललोग्राम लॉ में कर लेंगे, और जो इसका डेरिवेशन होगा, क्योंकि यही देखिए इसी में ट्रायंगल भी है, इसमें पैरेलल भी है, इसी में ट्रायंगल इसी में पैरेलल, तो सेम डेरिवेशन दोनों के लिए हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ड्राइव करते हैं, आप उसको पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट में पॉलीगन रूल, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, चलिए इसको करते हैं लोग। पहले हम लोग बड़ा सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं, एकदम फ्रेश आप डायग्राम अच्छे समझिएगा। ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक वेक्टर है ए, सेम ओरिजिन से ओ से ए, ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए फैक्टर, यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, या तो बी बोलिए या स्मॉल बी, बात एक ही फैक्टर। और यहाँ से यहाँ तक गया एक रिजल्टेंट, ये गया एक रिजल्टेंट आर,
इसका भी डायरेक्शन है तो मैंने वेक्टर दिखाया, और ये है वेक्टर आर, पॉइंट का नाम दिया हमको सी। ठीक है, अब देखिए दो वेक्टर के बीच एंगल हमें ऑलवेज देना होगा, मैंने पहले बताया, क्योंकि आप अगर दो वेक्टर के बीच एंगल नहीं जानते हैं तो रिजल्ट पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच अगर आपको एंगल नहीं पता है इसका मतलब ये हो गया कि उनके बीच उनका डायरेक्शन क्या नहीं पता है, और जब डायरेक्शन ही नहीं पता है तो रिजल्ट कहीं पता नहीं चल सकता है, तो एंगल हम आप हमेशा आपको देगा वो एंगल थीटा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आपको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो पहले आप एडिशन दिखाइए, लॉ ऑफ एडिशन कि इस ए वेक्टर को इस पॉइंट पे और इस बी वेक्टर को इस पॉइंट पे एक्ट करेंगे तो आर वेक्टर आएगा। अब उसको दिखाइए, तो दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे कि ए वेक्टर उस पॉइंट पे और बी वेक्टर उस पॉइंट पे एक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आर वेक्टर आ जाएगा। देखिए मैं एरो को ना ऐसे नहीं लिखे, डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे, तो समझिएगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, तो मैं आर का पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा। पहले हम लोग क्या, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि हम लोग पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड, उसके बाद निकालेंगे डायरेक्शन। तो अभी हम लोग का पूरा फोकस जो होगा वो होगा इसके लेंथ पे। किस पे होगा, इसके लेंथ पे होगा। करते हैं हम लोग लेंथ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे लेंथ। देखिए मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा आगे बढ़ा के एक और ट्रायंगल इसका देखता हूँ। देखिए यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालिए, लाइन होगी ओ ए को आगे बढ़ाइए, तो ये लोग एक पॉइंट पे कट करेगा। मैंने इसको मान लिया डी, क्या मान लिया इसको मैंने, डी मान लिया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो डी है हम लोगों का, वो डी पॉइंट एक कंसीडर किया हुआ पॉइंट है, वो पॉइंट कंसीडर हम लोग किए हैं, उस चीज़ को हम लोग माने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग इसमें पैरेलल वेक्टर बी का एप्लीकेशन दिखाएंगे। देखिए अगर हेलो, अगर ये हेलो हेलो हेलो, देखिए अगर मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी क्या होगा, बी होगा ना, क्योंकि ये लेंथ सेम, सिर्फ हम यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्शन तो बन गया बी, है ना। अब देखिए ये बी है, और अगर ये एक्स से थीटा बनाना तो ये भी तो वही बनेगा ना, क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आप दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा ना। तो उस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और अभी हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा कुछ देर पहले, पहला टॉपिक जो हम लोग इसके आज का पहला टॉपिक हम लोग किए वो क्या पढ़े, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किए। तो आप लोगों को याद है कि अगर यहाँ से यहाँ तक बी है तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे बी कॉस और जहाँ नहीं वहाँ बी साइन। तो देखिए समझिए, आप समझिए इस चीज़ को, मैं यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा हूँ। ये है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, उसके नीचे एक लाइन है, और ये यहाँ पर एक पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है। तो देखिए ये एंगल थीटा है और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी। तो जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या होगा, ये वाला वैल्यू बी कॉस थीटा। और ठीक ऊपर जाएंगे, ये कट करेंगे ऐसे सी के बगल में, तो पॉइंट मान लेते ई, तो ये क्या आएगा, ये वेक्टर, ये बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, बी साइन थीटा, रिजोल्यूशन वेक्टर का रूल के हिसाब से। तो ये अगर ऊपर जाएगा यहाँ से, ये पॉइंट ई कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये और ये आपस में सेम होगा ना। देखिए ये और ये आपस में क्या होगा, सेम, और ये और ये आपस में क्या होगा, सेम। देखो AD इक्वल टू EC और DC इक्वल टू AE, है ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, AE इक्वल टू CD, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और कितना होगा, B साइन थीटा। अच्छा AD कितना होगा, AD इक्वल टू B कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए। तो फटाफट देख लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे AB इक्वल टू B कॉस थीटा, AE इक्वल टू B साइन थीटा, या CD इक्वल टू B साइन थीटा। अच्छा OA इक्वल टू OA इक्वल टू A, OB इक्वल टू B, और OC इक्वल टू R। हम लोग किसी का डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ लेंथ का बात कर रहे हैं हम लोग। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल OCD। ये ट्रायंगल में OCD, इस 3 पॉइंट का ट्रायंगल ये हो गया। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल OCD क्या होगा,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस तो ओसी स्क्वायर सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर। ओसी का वैल्यू आर है, ये ओसी का वैल्यू आर है, आर स्क्वायर। सी डी का वैल्यू ए के बराबर बी साइन थीटा, सी डी का वैल्यू ए के बराबर बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओडी का वैल्यू ओडी देखिए ओडी यहाँ से आता पूरा ओडी का वैल्यू क्या होगा, ओ ए प्लस ए डी है ना, ये जो पूरा ओ डी है क्या होगा ओ ए प्लस ए डी, तो ओडी का वैल्यू क्या होगा, ओडी का जो वैल्यू होगा वो होगा ओ ए प्लस ए डी के वैल्यू बराबर। अच्छा ओ ए कितना है, ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए का वैल्यू है। अच्छा ए डी कितना है, ओ ए प्लस ए डी इक्वल टू ओ डी, ए डी कितना है बी कॉस थीटा, ए डी कितना है बी कॉस थीटा, मिला जुला के ओडी का वैल्यू क्या आ गया प्लस बी कॉस थीटा है ना, तो ओडी का जो वैल्यू यहाँ तक हुआ क्या हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। हम लोग क्या रखेंगे इसको ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर डाल दिया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व किया जाए तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y हो गया। इसको आगे सॉल्व करें, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया जाए तो अंदर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि वैल्यू होता है 1। हम लोग क्लास 19 में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो आगे लिखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, प्लस 2ab cos थीटा। therefore r is equal to रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप देखिए वेक्टर a का वैल्यू दिया हुआ था a, यहाँ डाल देंगे, वेक्टर b का वैल्यू दिया हुआ था b, आप डाल देंगे 2ab डाल देंगे थीटा। उन दोनों के बीच एंगल क्या है वो देना होगा, मैंने बताया था पहले आपको, अगर वो नहीं देगा तो नहीं हो सकता है, जब डायरेक्शन ही नहीं मालूम है तो रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो वो देना होगा, वो दे दिया है डाल देंगे, सब कुछ मालूम था डाल दिए तो क्या निकल गया आर। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ए बी और थीटा माने कर रहे हैं, जब एग्जाम होगा तो 30 एंगल डिग्री देगा, 30 डिग्री, ए का वैल्यू 4 5 6 कुछ भी देगा, बी का वैल्यू कुछ भी दे सकता है, तो हम डाल के आंसर निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या पता चला कि अच्छा इस फॉर्मूला से हम लोग दो वेक्टर के बीच रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ एडिशन पे, सॉरी एंगल बिटवीन टू वेक्टर पे, क्योंकि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर अलग अलग होगा तो डायरेक्शन उनके बीच क्या होगा अलग अलग होगा, और अगर उनके बीच डायरेक्शन अलग अलग होगा तो उसका डायरेक्शन रिजल्टेंट भी क्या है अलग अलग। मैंने बताया था ना कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है या वेक्टर का एडिशन होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, अलग अलग डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट या आंसर क्या आता है अलग अलग। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिससे पता चलता है कि अगर थीटा चेंज करता रहा, अगर मान लो ए और बी वही है, ए और बी का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग अपना सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो अगर वो लोग अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो ऐसा करने से भी रिजल्टेंट क्या आएगा अलग अलग, क्योंकि वेक्टर का एडिशन उसके मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज होने से भी आंसर क्या हो जाएगा रिजल्टेंट का चेंज हो जाएगा। इससे पता चलता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो मतलब वो वेक्टर नहीं है, समझ रहे ना। तो थीटा पे डिपेंड करने का मतलब कि ये जो एडिशन का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है और अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन वेक्टर में। अब बात होता है कि इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, ये लेंथ क्या आ गया √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन दो हो सकता है कि वो a से कितना एंगल बना के जा रहा है, मान लीजिए अल्फा, a से क्या एंगल बना के जा रहा है इस a वेक्टर से अल्फा बनाकर। तो अगर a से अल्फा बना के जा रहा है तो b से क्या बना के जाएगा, तो ये पूरा थीटा है, थीटा माइनस अल्फा। तो आप पहले अल्फा निकाल लीजिए। अगर आपको एग्जाम में बोलेगा कि उसका डायरेक्शन b से क्या है तो आप थीटा माइनस अल्फा निकाल लेंगे। अगर पूछेगा a से क्या है तो अल्फा निकाल लेंगे। कुछ भी होगा अल्फा आपको निकालना ही होगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो क्या निकालेंगे अल्फा से। तो कुछ नहीं, ज्यादातर क्या होता है कुछ नहीं बोलता है क्या कि आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालिए। तो डायरेक्शन मतलब क्या हो गया कि आप अल्फा ही निकालेंगे। ठीक है, आप क्या निकालेंगे अल्फा। ठीक है, अब कैसे निकाला जाए अल्फा, आप लोग इसको नोट कर लिए ना, मैं इसी में दिखा रहा हूँ आपको।
अब देखिए ये फिर से सेम ट्राइंगल में, इन सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OCD, OCD देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर और बेस लेके सॉल्व कर रहे हैं। सर मेरा दिल कर रहा है कॉस लेगा, कॉस तो क्या बेस बाय हाइपोटेनस आप कर लेंगे, कॉस से भी कर सकते हैं। सर साइन का दिल कर रहा है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर लेंगे, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। आप कुछ भी सॉल्व कीजिए, अल्फा जो है वो तो वही आएगा जो एंगल है, आप साइन से निकालिए, कॉस से निकालिए, टैन से निकालिए, अल्फा चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो टैन से ही करते हैं, याद रखिएगा, और टैन से ही करेंगे हम लोग। तो टैन अल्फा ट्राइंगल में परपेंडिकुलर CD बाय बेस OD, टैन अल्फा CD कितना है, CD का वैल्यू B sin के बराबर, यहाँ लिख दिया मैंने, बाय OD का वैल्यू OD पूरा, यहाँ से यहाँ A, यहाँ से B cos थीटा है, तो क्या था A प्लस B cos थीटा। चलिए बन गया फॉर्मूला, निकल गया आंसर। A का वैल्यू दिया हुआ था, B का वैल्यू दिया हुआ था, उनके बीच एंगल दिया हुआ था, सब डाल देंगे, क्या निकल जाएगा टैन अल्फा, क्या निकल जाएगा टैन अल्फा। मुझे टैन अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू टैन, वहां जाएगा इनवर्स, टैन यहाँ आ जाएगा इनवर्स B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। अच्छा तो ये भी याद कर सकते हैं, ये याद करके आप इसको निकाल करके बाद में टैन, अब लास्ट में इसमें सिखाया था ना, लास्ट में आप इन्वर्स करके निकालेंगे, वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो इससे हो गया डायरेक्शन और उससे हो गया मैग्नीट्यूड। तो आज के बाद दो वेक्टर के बीच कुछ भी एंगल हो, थीटा मे बी 0, 30, 80, 90 कुछ भी 180, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट ओवर a स्क्वायर, मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे देखो एरो नहीं है, इसलिए अगर तुम यहाँ पे डायरेक्शन डालोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे एरो लगाते हो या प्लस माइनस डालते हो, वेक्टर में प्लस माइनस क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। तो बहुत लोग क्या करता है यहाँ पे, अगर वेक्टर इधर दे देगा ना तो माइनस ही डाल देगा, माइनस से -2 -3 नहीं बाबू, कुछ भी होगा। हम लोग के मैग्नीट्यूड फॉर्मूला में कहीं एरो नहीं है, एरो नहीं है मतलब कि डायरेक्शन का यूज नहीं करना है, हम लोग को जो भी निकालना है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल करना है। अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो भी इसमें हम लोग नहीं डालेंगे प्लस माइनस करके, वो रूल नहीं है यहाँ पे। तो इससे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और इससे डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और इसको आप लोग सीख गए हैं। पॉलीगन रूल जो है वो मैं बाद में सबसे लास्ट में कंप्लीट करूंगा आफ्टर रिजोल्यूशन वेक्टर का एप्लीकेशन दिखाने के बाद, क्योंकि वो अप्लीकेबल नहीं है, पॉलीगन जो रूल है ना वो अप्लाई नहीं होता है, वो कोई इसको यूज नहीं करता है। हाँ कुछ जगह पे जो स्पेसिफिक क्वेश्चन वो पॉलीगन से ही आ जाएगा, तो मैं वो बताऊंगा उसको आपको, ठीक है, उसको यूज करना सिखाऊंगा। और उसको यूज क्यों नहीं करते हैं हम लोग, लेंदी है क्या है, वो सभी मैं डिस्कस करूंगा आगे लेक्चर्स में, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।